जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति में। हम फिर से हाजिर हैं यूपी SSC एएनएम की सीरीज़ में। हम आज नई क्लास के साथ हाजिर हैं जिसमें हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। उसके चारों के चारों ऑप्शंस का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करके एक बेहतरीन सेशन क्रिएट करेंगे। तो उठा लीजिए अपनी कलम और कॉपी और जुट जाइए अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए हमारे साथ। तो समय को ना गंवाते हुए और आपकी तैयारी को एक नया उड़ान, एक नया आयाम देने के लिए आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक शिशु का वजन जन्म के वजन का 3 गुना कब हो जाता है? एक छोटा सा बच्चा है, उसका वजन पैदा होने के बाद 3 गुना कितने समय में हो जाएगा? ऑप्शन है 5 महीने, 1 साल, 2 साल या 5 साल। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और उसके बाद आंसर कीजिए। एक छोटा सा बाबू आया है घर में, उसका वजन कितना समय लगेगा कि 3 गुना हो जाए? यानी कि अगर आज मान लीजिए उसका वजन 3 किलो है तो इसका 3 गुना यानी कि 9 किलो कितना समय में हो जाएगा? 5 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल। देखिए क्या पूछ रहा है। न्यूबॉर्न बेबी का वजन कितने समय में 3 गुना हो जाएगा? देखो इसको ऐसे देखते हैं, इसको एक चार्ट की तरह से याद करते हैं, हमेशा के लिए परमानेंटली याद हो जाता है। देखो 1 गुना मान लेते हैं, अभी आज वो पैदा हुआ तो उसका वजन 1 गुना, ठीक? तो 1 गुना, ठीक है। 1 गुना एट बर्थ पे कितना? एट बर्थ पे कितना हो गया? 1 गुना। तो 2 गुना, जो बेबी है उसका 2 गुना कितना? 5 महीने में। एट बर्थ पे 1 गुना, तो 2 गुना 5 महीने पे 3 गुना। एक साल। कितना? 1 साल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना समय लगेगा कि 3 गुना वजन हो जाएगा? तो 1 साल। 1 गुना एट बर्थ पे रहता है, 5 महीने में 2 गुना हो जाता है और 1 साल में 3 गुना हो जाता है और 2 साल में 4 गुना हो जाता है। ठीक है। 5 महीने में 2 गुना, 1 साल में 3 गुना, 4 गुना हो जाता है 2 साल में और 5 गुना हो जाता है 3 साल में। क्लियर? और 7 गुना, 7 गुना 7 साल में और 10 गुना 10 साल में। ठीक है। एट बर्थ पे 1 गुना, 2 गुना हो जाता है 5 साल पे, 3 गुना हो जाता है 1 साल पे, 4 गुना हो जाता है 2 साल पे, 5 गुना हो जाता है 3 साल पे, 7 गुना होता है 7 साल पे, 10 गुना हो जाता है 10 साल पे। क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 गुना। तो पहले बताया था कि अगर मान लेते हैं बच्चे का वजन 3 किलो है, 3 किलो है और 3 गुना होना है यानी 9 महीने, 9 किलो वजन 3 गुने का मतलब हुआ 3 किलो का बच्चा है, अगर 3 किलो वजन बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 9 महीना। और 3 गुना वजन बढ़ने के लिए कितना समय लगता है? 1 साल का। कितना समय लगता है? 1 साल का। तो हमारा आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, एक बेबी जो होता है छोटा सा, वो वीनिंग कब स्टार्ट करता है? वीनिंग कितने समय में प्रारंभ होती है? उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए उस समय?
3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का या 6 महीने का? वीनिंग स्टार्ट करने की आयु कितनी होती है? देखो, सबसे पहले जान लो वीनिंग क्या होता है। वीनिंग होता है जो छोटा सा बच्चा होता है वो 6 महीने तक केवल माँ के दूध पर ही निर्भर रहता है। लेकिन जब माँ के दूध से उस बच्चे का पेट नहीं भरता है, पूरी तरह से उसका जो है डाइट कंप्लीट नहीं हो पाती, तो माँ क्या करती है कि अपने दूध के अलावा भी बच्चे को एक्स्ट्रा कुछ खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देती है। तो जब बच्चा पहली बार कुछ खाना स्टार्ट करता है तो उसी प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीनिंग कहते हैं। बच्चे की फर्स्ट डाइट जो होती है या जो पहली बार कुछ खाना पीना स्टार्ट करता है या दूध के अलावा जब कुछ खाना शुरू करता है तो उस प्रोसेस को वीनिंग कहते हैं। ठीक है, ये कितने महीने तक? अभी मैंने बताया कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना होता है, उसके बाद हम वीनिंग स्टार्ट करा सकते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? 6 मंथ। प्रारंभ करने की उम्र कितनी है? 6 मंथ। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि नवजात शिशु की हथेली और तलवे नीले हो गए हों और बाकी पूरी बॉडी पिंक कलर की हो तो इसे क्या कहते हैं? प्रोसेस में ऑप्शन में है साइनोसिस, एक्रोसाइनोसिस, एनीमिया या पॉलीसाइथीमिया। देखो क्या कह रहा है? साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होती है कि होल बॉडी जो है ब्लूइश कलर की हो जाती है। किस कलर की हो जाती है? ब्लूइश कलर की, ब्लू कलर की, नीली पड़ जाती है। क्यों हो जाती है? ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी के कारण जब पूरी शरीर नीले रंग की पड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? साइनोसिस बोलते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है एनीमिया। हम सब जानते हैं एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होती है, तो हीमोग्लोबिन का कम होना एनीमिया कहलाता है। क्लियर? थर्ड ऑप्शन क्या हमारा बचता है? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्या होती है? एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है। क्या होता है? आरबीसीज की संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथीमिया। क्या बच रहा है? एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस, इसमें क्या लगा है? साइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस, देखो इसमें क्या होता है? एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस, इसमें क्या होता है? हाफ बॉडी ब्लू कलर की हो रहती है और हाफ बॉडी पिंक कलर की हो जाती है। क्लियर? समझे? तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बाबू है जिसमें आधी बॉडी पिंक है और उसके हाथ पैर जो हैं वो नीले रंग के पड़ गए हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं या इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। एक्रोसाइनोसिस में क्या होता है? हाफ बॉडी जो होती है वो नीले रंग की हो जाती है और आधी बॉडी जो है वो पिंक कलर की होते हैं। देखो मान लेते हैं ये अपना लड्डू है। कौन? अपना लड्डू है। ठीक है, ऐसे ही होता ना। ठीक है, ये लड्डू की बॉडी हो गई। ठीक है, ये लड्डू के पैर हो गए, ये उसके हाथ हो गए। कितना क्यूट है ना। देखो ये लड्डू का हाथ हो गया, ये लड्डू का पैर हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होएगा?
लड्डू का हाथ दोनों जो होता है ये ब्लू कलर का हो जाएगा, पैर दोनों क्या होता है ये भी ब्लू कलर का हो जाएगा, लेकिन इसकी जो पूरी बॉडी बीच की बच रही है ये किस कलर की रहेगी, पिंक कलर की, और पूरा फेस भी कैसा रहेगा, पिंक कलर का रहेगा। ठीक है, कान तो बनाए ही नहीं हमने इसके, ये हाँ ठीक है। तो क्या होता है इसमें हाथ और पैर नीले रंग के हैं और बॉडी और चेहरा जो है इसका फेस जो है वो पिंक कलर का है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक्रोसाइनोसिस बोलते हैं। एक्रोसाइनोसिस जो होता है ये एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है बेबी में, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, या नॉर्मली बेबीज में पाई जाती है एक्रोसाइनोसिस की कंडीशन। ठीक है, यह एक नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो हमारा आंसर जो है बी इज अ करेक्ट। ठीक है, समझ में आया। साइनोसिस में क्या होता है, पूरी बॉडी ब्लू कलर की पड़ जाती है, एक्रोसाइनोसिस में आधी बॉडी ब्लू कलर की पड़ती है, और पॉलीसाइथीमिया में आरबीसीज की संख्या बढ़ जाती है, और एनीमिया में जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है या हीमोग्लोबिन का लेवल घट जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म वाला एक बच्चा है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, मतलब ये लक्षण दिए हुए हैं, इन लक्षणों में से कौन सा लक्षण हाइपोथायराइडिज्म वाले बच्चे में नहीं पाया जाता है। पहला क्या है, मेंटल रिटार्डेशन। दूसरा क्या है, ड्राई स्किन यानी कि सूखी त्वचा। तीसरा उसकी लंबाई कम होती है। चौथा है कि वो कम सोता है। और मेंटल रिटार्डेशन यानी बोलते हैं मानसिक विकलांगता। ठीक है, मतलब बच्चा दिमागी रूप से कमज़ोर होएगा, उसकी त्वचा जो है सूखी रहेगी, कि उसकी लंबाई कम रहेगी, कि वो कम सोएगा। आंसर कीजिए। देखो क्या पूछ रहा है, हाइपोथायरोडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म, इसमें क्या लगा है, हाइपोथायरोडिज्म में क्या होता है, T3 और T4 का लेवल जो होता है वो घट जाता है और TSH का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पर्सन में जो बच्चा है या जो इंसान है उसमें क्या होगा, थायराइड की कंडीशन आ जाएगी। थायराइड हार्मोन जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो क्या उसमें क्या होगा, थायराइड प्रेजेंट हो जाएगा। थायराइड वाले पेशेंट में क्या देखा जाएगा, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस देखा जाएगा। ये मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के लिए जब रिस्पॉन्सिबल होता है, जब इसमें हाइपो हो जाएगा ये, तो इसका लेवल क्या हो जाएगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। तो जब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो पर्सन में क्या क्या दिक्कत देखेगी। देखो, जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होएगा वो क्या करेगा, गलत तरीके से खाएगा पिएगा। ठीक है, गलत तरीके से खाएगा पिएगा तो उसमें क्या होएगा, उसका वजन बढ़ेगा। क्या होगा, वेट जो है वो गेन होगा। क्या होगा, उसका वजन बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति का वजन बढ़ेगा वो कैसा हो जाएगा, मोटू मोटू थुलथुला थुलथुला, कैसा हो जाएगा, मोटू और थुलथुला हो जाएगा। और थुलथुला व्यक्ति कैसा रहता है, थका थका, हमेशा लेथार्जी फील करेगा। ठीक है, तो वेट गेन हो जाएगा, उसमें लेथार्जी की कंडीशन पाई जाएगी। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस है, ठीक है, गलत तरीके से खा पी रहा है तो उसमें क्या होएगा, ड्राई स्किन भी देखने को मिलेगी, रूखी बेजान सूखी त्वचा। ठीक है, रूखी बेजान सूखी त्वचा। ठीक है, मोटा हो गया, थुलथुला हो गया, हमेशा थका थका सा पड़ा रहता है, बेचारे को कुछ होश हवास नहीं है, उसकी स्किन ड्राई सी हो जाएगी। ठीक है, स्किन ड्राई सी हो जाएगी, गलत तरीके से खा पी रहा है तो उसमें क्या होएगा, उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं होएगा। जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं होएगा तो व्यक्ति नहीं होगा तो वो क्या करेगा, उसको दिन दुनिया की खबर ही नहीं रहेगी, वो खाएगा और सोएगा।
क्या करेगा, खाएगा और सोएगा। स्लीप जो है उसका, स्लीप का रेशियो होता है जो नॉर्मल, उससे वो ज़्यादा सोएगा, आम लोगों से ज़्यादा सोएगा। दिन भर बस खाएगा सोएगा और पड़ा रहेगा, उसको कुछ भी पता नहीं है। और जो ऐसे व्यक्तियों कैसे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, यानी मानसिक रूप से विकलांग माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो हाइपोथायराइडिज्म में क्या हो रहा है, जो थायराइड का लेवल है वो घट बढ़ रहा है गलत तरीके से। ठीक है, इसमें TSH बढ़ रहा है। तो थायराइड जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म ही गड़बड़ा जाएगा उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। देखो पहली चीज़ तो है उसका वेट गेन होगा, वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा, उसकी वजह से मोटू मोटू हो जाएगा। मोटू मोटू रहेगा तो कैसा रहेगा, हमेशा थुलथुला रहेगा, लेथार्जी फील करेगा, थका हुआ रहेगा। उसकी स्किन सही तरीके से जो है अच्छी नहीं रहेगी, ड्राई रहेगी, सूखी रहेगी, बेजान रहेगी। ठीक है, उसके बाद उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी सही से नहीं होगा। भाई अच्छे से खा पी नहीं रहा है, सही से उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब रहेगा, वो बहुत ज़्यादा सोएगा। हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट में ये देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, वेट ज़्यादा होता है, थके थके से रहते हैं, इस वजह से नींद भी उनको बहुत ज़्यादा आती है। साथ ही उसमें मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन भी देखी जाती है। ठीक है, स्लीप ज़्यादा आती है और मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन देखी जाती है। इसमें जो इनका ब्रेन होता है इसकी एक्टिवनेस कम रहती है, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही कम हो रहा है। तो क्या होगा, ब्रेन अलर्टनेस ये जो है कम रहेगी। ठीक है, ब्रेन की अलर्टनेस कम रहेगी जब, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब है। और जिनकी ब्रेन में ही अलर्टनेस नहीं है उनकी बॉडी में कहाँ से अलर्टनेस आएगी, तो वो भैया खर्राटे मार के सोएंगे। ठीक है, उनका दिमाग तो भैया हवाई जहाज से भी तेज चलता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेंटल रिटार्डेड। ठीक है, वो कैसे रहेंगे, मेंटल रिटार्डेड रहेंगे। क्लियर हुआ, ये कंडीशन हाइपोथायराइडिज्म में देखने को मिलेगी। अगर इसी की जगह पे पूछ लिया जाए कि हाइपरथायराइडिज्म होता, तो हाइपोथायराइडिज्म तो देखा हमने, अगर इसी हाइपो की जगह हाइपर होता तो इसका जस्ट उल्टा होता। कैसे, देखो हाइपर थायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, इसमें जो होता है ब्रेन से नहीं, बॉडी के जितने फंक्शन होते हैं सबकी जो है एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ऑल बॉडी फंक्शन बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में काम करते हैं, मतलब जितना उनका नॉर्मल रेशियो होना चाहिए उससे वो ज़्यादा काम करते हैं। भाई जिसका जो नॉर्मल काम है अगर वो नहीं करेगा, उससे ज़्यादा वर्क करेगा, तब बॉडी को इफेक्ट आएगा। क्या होता है हाइपर में, देखो इसमें क्या होते हैं, ब्रेन के कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाता है या ब्रेन एक्टिवनेस लेवल बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है। जिसका ब्रेन एक्टिव रहेगा हर वक्त उसको एंजाइटी फील होगी। ठीक है, हर वक्त दिमाग में कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, तो एंजाइटी फील करेगा पर्सन। एंजाइटी फील करेगा तो स्लीप जो है इसका पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कम सोएगा। ठीक है, भाई एंजाइटी फील कर रहा है, ब्रेन हर वक्त एक्टिव फॉर्म में रह रहा है, तो उसको अच्छे से नींद नहीं आएगी, वो व्यक्ति कम सोएगा। ठीक है, इसके साथ ही उसका वेट जो है वो लॉस होगा, क्योंकि वह सही से ना सो पा रहा, ना सही से रह पा रहा, एंजाइटी फील कर रहा है, इसकी वजह से उसका वेट क्या हो रहा है, लॉस होगा। ठीक है, वेट लॉस होगा। और उसका जैसे कि और बाकी फंक्शन से बॉडी के, जैसे किडनी फंक्शन हो गया। ठीक है, किडनी फंक्शन इसका लोड जो है बढ़ जाएगा। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट जो है वो भी ज़्यादा फिल्टर करेगी, यूरिन को जल्दी फिल्टर करेगी, ब्लड को जल्दी फिल्टर करेगी, तो क्या होएगा, इसका वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा। उसके बाद इसके लंग्स जो हैं वो डायलेटेड रहेंगे, लंग्स डायलेटेड रहेंगे। ठीक है, लंग्स डायलेटेड रहेंगे और इस साथ ही इसमें परेशान रहेगा, एंजाइटी फील करेगा, तो क्या होएगा, इसमें टैकीकार्डिया की कंडीशन आएगी। टैकीकार्डिया की वजह से, और जिस इसके अंदर टैकीकार्डिया जो पाया जाएगा, माने हार्ट जल्दी काम कर रहा है, हार्ट का लोड भी बढ़ जाएगा, तो क्या होएगा, इसमें बीपी भी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ हाइपर और हाइपो में डिफरेंस था। हाइपो में हर चीज़ें कम हो जा रही हैं, मतलब कि उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है थायराइड की वजह से, तो वो क्या कर रहा है, खूब अच्छे से खा रहा है ज़्यादा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेंटल रिटार्डेड हो गया है। ज़्यादा खा रहा है, ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा वजन गेन कर रहा है,
उसकी स्किन ड्राई हो गई है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है डिस्टर्ब हो जाएगा और वो दिन भर पर पड़ा रहेगा, थुलथुला सा सोता रहेगा, उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाइपर में, हाइपर मतलब ज़्यादा, जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो वो ज़्यादा वर्क करेगी, ठीक है। तो ज़्यादा वर्क करने से बॉडी पे इफेक्ट आएगा। बॉडी पे क्या इफेक्ट आएगा, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो ज़्यादा वर्क करेंगे, ठीक है। ज़्यादा वर्क करेंगे तो ब्रेन की एक्टिवनेस बढ़ जाएगी, इसमें ब्रेन की एक्टिवनेस कम रहेगी, इसकी वजह से उसका स्लीप पैटर्न बढ़ जाता है, वो ज़्यादा सोएगा। लेकिन इसमें जो ब्रेन की कॉन्शियसनेस है, जो एक्टिवनेस है, वो बढ़ी हुई है, उसमें घटी हुई थी, इसमें बढ़ी हुई है। जब इसमें बढ़ी हुई है तो क्या रहेगा, व्यक्ति हर वक्त जागा रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, एंजाइटी फील करेगा, चिड़चिड़ा सा रहेगा और साथ ही क्या होएगा, उसको बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी, बस हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा आदमी, तो कहाँ से सोएगा, ठीक है। उसका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका वजन भी इसी ज़्यादा चिंता के कारण, ज़्यादा एंजाइटी के फील करने के कारण क्या है, सही न खाने पीने के कारण क्या होएगा, वेट कम हो जाएगा, उसका वजन घटेगा, ठीक है। किडनी फंक्शन जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा, लंग्स जो है उनका भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, हार्ट है उनका भी फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हार्ट का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो बीपी बढ़ेगी, बीपी घट जो है, उसके बाद टैकीकार्डिया, उसकी पल्स भी बढ़ जाएगी। तो अलग अलग लक्षण, मतलब इसमें जो बॉडी के फंक्शन है वो ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में काम करता है, इसमें जो है कम एक्टिव होते हैं। इसमें हाइपो हो जाता है तो कम हो जाता है फंक्शन, इसकी वजह से व्यक्ति सुस्त रहता है, ढीला रहता है। और इसमें तेज ज़्यादा वर्क होने की वजह से व्यक्ति इसमें एंजाइटी फील करता है, एक्टिव रहता है हर वक्त। तो दोनों ही कंडीशन सही नहीं है, लेकिन हाइपर एंड हाइपो का डिफरेंस आई होप आप समझ गए होंगे। हाइपोथायराइडिज्म में जो है T3 T4 का लेवल घट रहा था, TSH का लेवल बढ़ रहा था और इसमें जो है डिस्टर्बेंस हो रहा था मेटाबॉलिक का और इसमें बॉडी फंक्शन का। इसमें मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा था स्पेशली, और इसमें जो है बॉडी के फंक्शन डिस्टर्ब हो रहे थे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है। ऑप्शन में पूछ रहा है कि इनमें से क्या नहीं पाया जाता है, ऑप्शन में पूछ रहा है इनमें से क्या नहीं पाया जाता है। मेंटल रिटार्डेशन पाया जाता है हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। दूसरा है ड्राई स्किन भी पाई जाती है हाइपोथायराइडिज्म में, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है लंबाई कम होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब होता है, जाहिर सी बात है लंबाई कम रहेगी, ठीक है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, लंबाई भी कम पाया जाता है। चौथा है कम सोता है, इसमें ज़्यादा सोता है। तो और किस में कम सो रहा है, हाइपर में कम सो रहा है, हाइपो में ज़्यादा। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाइपोथायराइडिज्म में कम सोता वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये हाइपर में होना चाहिए था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WHO के अनुसार अडोलसेंट है, मतलब इसमें एक अडोलसेंट की एज पूछी जा रही है कि WHO के अनुसार कितना क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है अडोलसेंट के लिए। 5 से 9 साल, 10 से 19 साल, 20 से 25 साल या 26 से 32 साल। आंसर कीजिए। देखो क्या पूछ रहा है, WHO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में, 1948। सब लोग जानते हैं बात, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगर पूछा जाए WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब पूछ रहा है कि एक एडोलसेंट की एज कितनी होनी चाहिए। देखो एडोलसेंट की एज जानना से पहले ये जानो, 0 से 2 वीक, 0 से 2 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद 3 to 9 वीक इसको एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। 0 से 2 वीक की जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें वाइबल प्रोडक्ट जो होता है उसको जाइगोट बोलते हैं, और जो 3 से 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है उसमें जो प्रोडक्ट होता है अंदर यूट्रस में उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, जब 9 वीक से डिलीवरी तक, 9 वीक से जब तक बच्चा जो है डिलीवर नहीं हो जाता उसे फीटस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। क्लियर हुआ इतना? फीटस के बाद अभी क्या हो गया? डिलीवरी हो गई, तो क्या बोलेंगे इसको? आफ्टर बर्थ। क्या बोलेंगे? आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में 0 से 28 दिन, 0 से 28 दिन का जो बेबी होता है उसको न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूबॉर्न बेबी बोलते हैं, या फिर नियोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियोनेट। इसमें भी नियोनेट जो होता है 0 से 7 दिन का हो तो इसे अर्ली नियोनेट कहते हैं, और 7 से 28 दिन के बेबी को क्या बोलते हैं? लेट नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। 0 से 28 दिन का जो बच्चा होता है उसे न्यूबॉर्न या नियोनेट बोलते हैं। नियोनेट में भी 0 से 7 दिन के बच्चे को अर्ली नियोनेट बोलते हैं, उसके बाद 7 से 28 दिन वाले को लेट नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 28 दिन के बाद जो है 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को, कितना? 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस 28 यानी 1 महीने के बच्चे को, 1 महीने तक के बच्चे को न्यूबॉर्न बोल दिया, 1 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चे को क्या बोल दिया? इन्फेंट बोल दिया। ठीक है, 1 से 3 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? टोडलर बोलते हैं। 1 से 3 साल इसको क्या बोलेंगे? टोडलर बोलेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है? एडोलसेंट पूछ रहा है ना, तो 1 से 3 साल तक टोडलर हो गया। ठीक है, 3 से 6 साल तक प्री स्कूलर हो गया। क्या हो गया? 3 से 6 साल इसको प्री स्कूलर बोलते हैं। उसके बाद 6 से 12 साल तक के बच्चे को स्कॉलर बोलते हैं। कितना? 6 से 12 साल तक के बच्चे को स्कूलर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 12 से 19 साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? एडोलसेंट बोलते हैं। ठीक है, 12 से 19 साल तक के बच्चे को एडोलसेंट बोलते हैं। 19 से ज़्यादा साल तक के बच्चे को क्या बोलते हैं? बच्चा कहाँ रह गया, वो तो अडल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अडल्ट बोलते हैं। लो, ये रही तुम्हारी जन्म कुंडली। जब से तुम माँ के गर्भ में आए हो तब से लेके आज तक तुम क्या हो देख लो अपने आप को, और खुद ही डिसाइड कर लो तुम किस एज में हो। तुम अडल्ट हो, न्यूबॉर्न हो, नियोनेट हो, कि क्या हो? इन्फेंट हो, टोडलर हो, प्री स्कूलर हो, स्कॉलर हो। ठीक है, 19 से ज़्यादा का तो अडल्ट है, उसके बाद आएगा बुढ़ापा, अपनी ओल्ड एज, और अपन लोग सीधे खलास। क्लियर हुआ? तो अपने क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एडोलसेंट की एज कितनी होती है? एडोलसेंट की एज होती है 12 से 19 साल। कितनी? 12 से 19 साल। तो अपना आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक होती है? माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक होती है? IgG, IgE,
IgA या IgD? कमेंट करिए। सबसे पहले देख लो, माँ के शरीर में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती है? इसको कैसे जानेंगे या कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है क्या? गैम डी। अब इसके आगे आप IgG लगा लो, जो भी लगाना, IG आप लगा लेना, ठीक है? IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। देखो, जो ये G वाला है यानी कि IgG, ये एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी होता है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, तो कौन सी है? IgG। ये इकलौता एक ऐसा एंटीबॉडी है, एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी है जो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है? क्या कर रहा है? प्लेसेंटा को क्रॉस कर रहा है, ठीक है? क्लियर हुआ? दूसरा देखो, IgA। IgA जो होता है, इसको कैसे, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि ये एंटीबॉडी किसके लिए देता है? इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है? IgM जो होता है, ये इन्फेक्शन के बाद देखा जाता है, ठीक है? इन्फेक्शन के बाद क्या देखा जाता है? ये क्या करता है? इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, उसके लिए एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसके बाद IgD, ये किस लिए होते हैं? ये सरफेस वाली बाउंडिंग पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सरफेस वाले बाउंडिंग पर, ठीक है? सरफेस वाली पर। उसके बाद IgE, इसको मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि IgE किसके लिए एंटीबॉडी जो है किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है? तो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि माँ के दूध में इकलौती सबसे अधिक जो एंटीबॉडी होती है वो कौन सी होती है? तो हमारा आंसर है IgA। माँ के दूध में बच्चे के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा जो है प्रोवाइड होती है, एंटीबॉडी जो है प्रोवाइड करती है, वो कहाँ से मिलती है बच्चे को? इम्यून सिस्टम जहाँ से उसका मजबूत बनता है, माँ के दूध से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? A। क्लियर हुआ? माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक पाई जाती है? IgA। इसको याद कैसे करेंगे? गैम डी। कैसे याद करेंगे? गैम डी। क्लियर? इसमें कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, नवजात शिशु का श्वसन दर कितना होता है? नॉर्मल। एक नॉर्मल बेबी है, उसका जो है रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? देखो, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, ठीक है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका रेस्पिरेशन रेट पूछ रहा है ना, श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये जान लो, जो रेस्पिरेटरी रेट हम चेक करते हैं वो बच्चे के कैसे चेक करते हैं? एब्डोमेन से करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है जो रेस्पिरेशन करता है वो कौन सा करता है? एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करता है। एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करता है। क्लियर है? ठीक है। ये जो एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करता है ये कौन सी होती? ये इरेगुलर होती है। कैसी होती है? इरेगुलर होता है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका पेट जो है वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है ना।
तो वो जो ऊपर नीचे होता है वो क्या है, बच्चा पेट से सांस ले रहा होता है, ठीक है। और जो बड़े लोग होते हैं वो कैसे लेते हैं, थोरैसिक रेस्पिरेशन करते हैं। और छोटे बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज जो होते हैं वो कैसे कर रहे हैं, एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। और इनकी इस रेस्पिरेशन जो है वो इरेगुलर होती है। और इनकी जो रेस्पिरेशन है उसको हम किससे चेक करते हैं, एब्डोमेन से चेक करते हैं। कितना नॉर्मल रेशियो जाता है इनके एब्डोमिनल से रेस्पिरेशन चेक करने पर, 30 से 40 बीट पर मिनट, ठीक है। जब आप बच्चे का अब की जाना कभी नोटिस करना, बच्चे का जो पेट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जो है एब्डोमिनल रेस्पिरेशन करता है, ठीक है, वो भी इरेगुलर फॉर्म में करता है। तो लगभग 30 से 40 उसका जो है रेस्पिरेशन रेट जाता है। और अडल्ट में कैसा होता है, थोरैसिक होता है। कैसा होता है, थोरैसिक होता है। ये क्या हो गया, ये न्यूबॉर्न का हो गया, ठीक है। और अडल्ट में थोरैसिक हो गया। क्लियर। तो हमारा ऑप्शन जो था उसमें हमारा आंसर जो है 30 से 40 बीट पर मिनट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के उपचार में प्रयोग होने वाली औषधि कौन सी है। यानी कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है इसके इलाज के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल होती है। ऑप्शन है इंसुलिन, रेनिटिडिन, एड्रेनलिन और प्रेडनिसोलोन। आंसर कीजिए। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो ये मान लो हो गई अपनी किडनी, ठीक है। ऐसे ही होती है ना, चेक कर लेना अपनी वाली निकाल के, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, नेफ्रॉन बोले तो किडनी, क्या हुई थी, किडनी। इस किडनी में क्या होता है, यहाँ पे नेफ्रॉन्स भरे हुए होते हैं, नेफ्रॉन्स भरे हुए होते हैं। एक किडनी में लगभग 10 से 13 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने, 10 to 13 lakhs नेफ्रॉन इन ईच किडनीज। यानी कि दोनों में कितने हो जाएंगे, लगभग 20 से 26 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इन नेफ्रॉन्स जो होते हैं, ये नेफ्रॉन जब डेथ करने लगते हैं किसी कारण से, तो उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। जो डेथ होती है, जब ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्रिएट होता है तो कौन कौन से लक्षण आते हैं। इसमें क्या होता है, एल्बुमिन का लेवल बढ़ जाता है, साथ ही यूरिन में प्रोटीन का लेवल भी बढ़ जाता है। यानी कि यूरिन में प्रोटीन आने लगता है या उसकी मात्रा बढ़ी हुई रहती है, जिससे हम टेस्ट करके यूरिन कल्चर करके इसे पता कर सकते हैं, ठीक है। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। कैसा डिजीज है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है ये कैसा डिजीज है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ठीक है। इस ऑटो इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे ना भाई। तो ये क्या होगी, ऑटो इम्यून डिजीज होती है। इस इम्यून डिजीज को ठीक करने के लिए डॉक्टर क्या देते हैं, इम्यूनिटी को घटाने की दवाई देते हैं। क्या देते हैं, इम्यूनिटी को घटाने की। तो क्या देंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। क्या देंगे, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स जो है देंगे। ये इम्यूनो सप्रेसेंट जो होती है ये बॉडी में क्या वर्क करेगी, ये इम्यूनिटी को घटाएगी, डिक्रीज कर देगी। तो जो इम्यूनिटी को घटाएगी तो क्या होएगा, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। इम्यूनिटी को वीक करने के लिए जो ड्रग्स देखते हैं वो कौन सी है, प्रेडनिसोलोन। कौन सी ड्रग होती है, प्रेडनिसोलोन
सोलोन। तो अपना आंसर इज डी करेक्ट। समझे? कुछ समझ आया? देखो, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, इसमें जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो डेथ करने लगते हैं। हर किडनी में 10 से 13 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। जब किडनीज के नेफ्रॉन्स किसी कारण से डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, डेथ करने लगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। इसके लक्षण में क्या होता है? इसमें एल्बुमिन का लेवल बढ़ जाता है, साथ ही जो है प्रोटीन यूरिया का लेवल भी बढ़ जाता है, यानी कि यूरिन में प्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। साथ ही इसमें ये जो होती है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है, इसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर जो है वो इम्यूनिटी को घटाने की दवा देते हैं, यानी कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स जाके इम्यूनिटी को वीक कर देती है, जिससे कि हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को कंट्रोल कर पाते हैं। और इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए या इसको सप्रेसेंट करने के लिए जो ड्रग देते हैं वो कौन सी है? प्रेडनिसोलोन। क्लियर? समझ आया क्या? ठीक है, अभी ये हो गया। अगला ऑप्शन क्या था? इंसुलिन। इंसुलिन ड्रग किस में दी जाती है? डायबिटीज मेलाइटस में दी जाती है। तो हमारा ऑप्शन तो ये होने से रहा था। ठीक है, और दूसरा है क्या है? रेनिटिडिन। रेनिटिडिन किस में देते हैं? वोमिटिंग के लिए देते हैं। तीसरा है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन किस लिए देते हैं? ये एनाफ्लाइटिक रिएक्शंस के लिए देते हैं। क्लियर हुआ? तो अपना आंसर क्या हो गया? डी, प्रेडनिसोलोन ड्रग देंगे। क्लियर? कोई डाउट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एक किडनी का वजन कितना होता है एक नॉर्मल इंसान के अंदर। एक नॉर्मल इंसान के अंदर किडनी का वजन कितना होता है? कमेंट करके आंसर दीजिए। ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेंटल रिटार्डेशन यानी मानसिक विकलांगता में आईक्यू कितनी होती है? अगर कोई पर्सन है मेंटल रिटार्डेड है तो उसकी आईक्यू कितनी होगी? 100 से 90 होगी, 90 से 80 होगी, 80 से 70 होगी कि 70 से कम होगी? इसको ऐसे समझते हैं कि 90 से 110 जो आईक्यू होती है, इसे हम किस में देखते हैं? नॉर्मल में। 90 से 110 कितनी होती है? नॉर्मल होती है। उसके बाद 90 था ना, तो यहाँ 89 और यहाँ 70 से 89 तक कितना होता है? पुअर होता है। कि बच्चा जो है हमारा थोड़ा सा कमजोर है, दिमाग तो उसका बहुत है, जब बस कहीं से थोड़ा सा कमजोर है तो क्या होता है? उसको पुअर बोल देते हैं। बोल रहा है कितना? 70 से कम हुआ तो बोलेंगे मेंटल रिटार्डेड है। कितना है? मेंटल रिटार्डेशन। 70 से कम हुआ तो। उसके बाद अगर 50 से 69 तक है तो कितना होएगा? इसको बोलते हैं माइल्ड। 50 से 69 के है तो माइल्ड है, मतलब बच्चा बहुत कमजोर है, कुछ चीज़ों में ठीक है, तो उसको क्या करा देते हैं? हम उसकी एजुकेशन कराएंगे, इससे वो ठीक हो जाएगा, एक नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। क्लियर हुआ? उसके बाद 35 से 49 ये इसको क्या बोलते हैं? मॉडरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉडरेट आईक्यू। मॉडरेट आईक्यू है, मतलब कुछ चीजों में अच्छा है, कुछ चीजों में नहीं समझ पा रहा, तो उसको क्या करा देते हैं? यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग करवा देंगे, क्योंकि यहीं तक जो था इसके नीचे जो जा रहे हैं ये मेंटल रिटार्डेशन से भी ज्यादा बुरी कंडीशन वाले बच्चे हैं। तो इनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या करना है? अगर 50 से 69 तक है तो माइल्ड मानेंगे, माइल्ड है तो उसका एजुकेशन करवा देंगे, उसको पढ़ा लिखा देंगे अच्छे से, तो वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएगा। अगर 35 से 49 है तो उसको क्या बोलेंगे? मॉडरेट है, उसकी ट्रेनिंग करवा देंगे, उसको अच्छे डॉक्टर्स की संगत में रखेंगे, तो वो क्या करेगा? कुछ चीज़ें सीख जाएगा, तो इससे अपनी लाइफ अच्छे से जी पाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अभी 20 से 34 इसको सीवियर बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा। इसमें क्या करेंगे? मतलब बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा एकदम बौदा है, तो ये क्या होएगा? ये डिपेंडेंट होएगा, ये अपनी किसी भी कार्य को खुद नहीं कर सकता, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, ये अपने कामों को नहीं कर पाएगा, आपको इसे करके देना पड़ेगा, तो इसे क्या बोलते हैं? सीवियर बोलेंगे। ठीक है, अगर लेस देन 20 है तो इसे क्या बोलेंगे? परफाउंड बोलेंगे,
इसकी कंडीशन इतनी बुरी है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। इसको क्या करो, सीधे बांधना पड़ेगा, मतलब ये बहुत ज़्यादा घातक होएगा। इसको बांध के रखो, बांध कर रखो, ठीक है, बांध कर रखो। ये जानलेवा है, ये खुद के लिए भी आत्मघाती भी है और दूसरों के लिए भी जानलेवा हो सकता है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में पूछ रहा था मेंटल रिटार्डेड पर्सन का IQ, तो उसका IQ कम 70 से कम होएगा, ठीक है। नॉर्मल IQ कितनी थी, 90 से 110, 70 से 89 कितना होएगा, पुअर होएगा। 70 से कम होएगा तो मेंटल रिटार्डेशन होता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके नीचे के जो क्राइटेरिया होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। अगर 50 तो 69 होगा तो माइल्ड बोलते हैं, माइल्ड IQ है, मतलब बच्चा बहुत कमज़ोर है, बहुत ही कमज़ोर है। इसकी एजुकेशन कराओ अच्छी जगह पे तो ये क्या करेगा, अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लायक हो जाएगा कुछ हद तक। 35 से 49 होता है मॉडरेट। ये लोग जो होते हैं इनको ट्रेनिंग की नीड होती है, इनको ट्रेनिंग करवा दी जाए तो ये कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की सीख जाएंगे, जैसे खाना खाना, सोना, अपनी दिनचर्या जीना, तो ये क्या कहेंगे, अपनी लाइफ अच्छे से बिता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 से 34 वाले। इनकी कंडीशन बहुत ही सीवियर होती है, ठीक है, इतनी सीवियर होती है कि अपना कोई भी काम खुद नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से जैसे बोलते हैं ना पागल टाइप के, तो वैसे ही डिपेंडेंट होते हैं, इनके लिए करके देना पड़ता है, ये अपने किसी भी कार्य को खुद नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद 20 से कम वाले, इन्हें परफॉर्म की कंडीशन में रखा जाता है। भैया ये इनको बांध कर रखो, ये ठीक है, ये पूरे होशो हवास में एकदम होते ही नहीं कभी, ये जानलेवा होते हैं, ये आपके लिए भी जानलेवा है और अपने लिए भी, ठीक है। ये मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं, तो इनको क्या करो भैया, बांध के रखो, दूर रखो, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन क्या हमारा डी इज द करेक्ट आंसर। इतना क्लियर हुआ, इसमें कोई डाउट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फीमेल में यूट्रस यानी गर्भाशय का वजन कितना होता है, 60 ग्राम, 160 ग्राम, 320 ग्राम या 540 ग्राम। एक फीमेल है, उसमें उसके यूट्रस का वेट कितना होता है। देखो नॉर्मल वेट कितना होता है यूट्रस का, नॉर्मल वेट, नॉर्मल वेट से मतलब कि जब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रेगनेंसी का कहीं जिक्र तो है नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल वेट कितना होता है, 60 ग्राम, ठीक है। नॉर्मल वेट कितना होता है, 60 ग्राम। और अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी है तो यूट्रस का वजन कितना हो जाएगा, 900 से 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा, 900 से 1000 ग्राम फीमेल का यूट्रस का वजन हो जाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में कहीं पर भी जिक्र तो है नहीं कि प्रेग्नेंट है औरत, ठीक है। तो इसमें सीधे पूछ रहा है फीमेल के यूट्रस का वजन कितना होएगा, तो नॉर्मल वेट कितना होएगा, 60 ग्राम। कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। क्लियर, ठीक है। अगर यूट्रस हाइट की बात पूछे तो, यूट्रस की हाइट की बात पूछे तो देखो, अगर नॉर्मल वेट पूछेगा तो कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, यूट्रस की हाइट है, ठीक है। नॉर्मल हाइट यूट्रस की कितनी होती है, 60 ग्राम का होता है, इसकी हाइट कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे पूछे कितनी हो जाएगी, तो 36 सेंटीमीटर, ठीक है। 36 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, यूट्रस की हाइट हो जाएगी। क्लियर हुआ। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है 900 से 1000 हो जाता है यूट्रस का वजन, और उसकी हाइट लगभग 36 सेंटीमीटर हो जाती है। लेकिन नॉर्मली कितना होता है, 60 ग्राम का यूट्रस होता है और लगभग 7.5 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होती है। क्लियर, एनी डाउट, ठीक। क्लास के अंत में आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ नर्सिंग क्लासेस बाय स्वाति चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि यूपीएनएम की तैयारी करने वाले बच्चों जो हैं वो अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।